Hello, hello. Is my screen visible? Yes, sir. Next one is alternating current with the resistance and capacitance in series. Resistance and capacitance. So let us first of all draw the circuit diagram. Let us suppose that we have a source of alternating EMF E is equal to E naught sin omega t, and we have a resistor having resistance capital R and capacitor. With capacitance capital C. इससे पहले हमने क्या किया था? सिंगल रजिस्टर लिया था और उसको ईएमएफ दिया था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी और सिंगल कैपेसिटर लिया था. सिमिलर ईएमएफ दिया था E इज इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी. और इसमें मेरे पास करंट आया था I इज इक्वल टू I नॉट साइन ओमेगा टी. करंट और ईएमएफ सेम फेज में थे और इसमें करंट आया था I इज इक्वल टू I नॉट साइन. करंट आगे चल रहा था ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ये हम पढ़ चुके हैं. इसका फेजर डायग्राम था ये ईएमएफ, इसका फेज एंगल ओमेगा टी, तो करंट का फेज एंगल भी ओमेगा टी. करंट और ईएमएफ सेम फेज में थे. लेकिन कैपेसिटर की अगर बात करें, कैपेसिटर में ऐसा नहीं था. कैपेसिटर में अगर ये ईएमएफ है, इसका एंगल अगर ओमेगा टी था, तो इससे 90 डिग्री आगे चल रहा था करंट. ये हम सब कुछ पढ़ चुके हैं पहले. पाई बाई 2. अब रजिस्टर के केस की जो ईएमएफ होगी उसको हम वी आर नोट करेंगे यहाँ पे, वी आर. और कैपेसिटर के केस में वीसी. in case of capacitor. Is my screen visible to all of you? Am I audible? Reply. Yes, Yes, sir. sir. अब देखो सीरीज में लगा हुआ है आर और सी, रजिस्टर और कैपेसिटर. ऑब्वियस ये करंट इसमें भी आई रहेगा, इसमें भी करंट आई रहेगा. करंट दोनों में सेम, सीरीज में करंट सेम होता है. इस रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस आर है, आई और आर का प्रोडक्ट इसमें वोल्टेज सेटअप कर देगा वी आर. और इसमें कैपेसिटेंस में करंट, कैपेसिटर में करंट आई, और इसका रेजिस्टेंस कितना होता है कैपेसिटर का? बोलिए, कैपेसिटिव रिएक्टेंस की वैल्यू कितनी है इसकी? रिप्लाई. रिप्लाई. अगर मैंने यहां आर लिखा तो यहां पे क्या लिखूं? इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चे, आंसर करो. कैपेसिटर से इसका रेजिस्टेंस आर है, कैपेसिटर का रेजिस्टेंस क्या था बताइए? जैसे इंडक्टर का ओमेगा एल था, एक्स एल था इंडक्टर का, ओमेगा एल नहीं एक्स एल. तो कैपेसिटर का क्या था? 1/XC. 1/XC तो नहीं था, XC था सिर्फ.
एक्स सी के अंदर था 1/ω/c। इसका अंदर रिवीजन करो, बार बार पढ़ो, फॉर्मूले भूल जाएंगे। एक्स इज इक्वल टू 1/ω/c ये था। तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज रहेगा वीसी, वीसी और ये अब देखो करंट तो सेम है दोनों में, करंट को रिप्रेजेंट कर दिया मैंने आई से, और रजिस्टर के केस में वी आर वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर एंड करंट इन द रजिस्टर दे आर इन सेम फेज, पैरेलल है आपस में। लेकिन कैपेसिटर के केस में ऐसा नहीं है, वोल्टेज पीछे चल रही है 90 डिग्री के एंगल से और करंट आगे चल रहा है, वोल्टेज डाउन। दिस इज वीसी लैगिंग बाय द एंगल π/2, π/2। इतना समझ में आ गया? रिप्लाई करो पहले, क्विक रिप्लाई। बोलो बेटा, ये समझ में आया? यस सर। अब हम कंबाइंड फेज डायग्राम बनाएंगे इनकी, फेजर डायग्राम ऑफ आरसी सर्किट। लिखिए अपनी कॉपी पे। अगर ये डायग्राम आपको समझ आती है तभी आगे चलने का फायदा है, नहीं तो आगे नहीं आएगा, कुछ नहीं समझ। फेजर डायग्राम ऑफ आरसी सर्किट। फेजर डायग्राम मैंने बनानी है इसकी। देखिए ध्यान से सुनना, आप स्टेप बाय स्टेप मेरी बात। देखो ये जो करंट है, रजिस्टर में करंट और वोल्टेज सेम लाइन पे है, और ये कैपेसिटर में भी करंट सेम लाइन पे है। ये मैंने रजिस्टर की बात कर रहा हूं और ये कैपेसिटर की। करंट करंट वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर दे आर इन सेम लाइन। तो सबसे पहले मैंने क्या रिप्रेजेंट किया? ये रिप्रेजेंट कर दिया। ध्यान से सुनना, अगर ये समझ में आ गया तो चैप्टर आसान रहेगा, अगर ये समझ में नहीं आया तो चैप्टर आगे समझ नहीं आएगा। व्हाट आई सेड, देखिए ये मैंने एक लाइन पे रिप्रेजेंट करी, क्योंकि ये देखो इस लाइन पे ही देखो वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, बड़े ध्यान से आराम से, वोल्टेज अक्रॉस द रजिस्टर, करंट वीसी लाइन पे है, करंट और कैपेसिटर में करंट वीसी लाइन पे है, सेम है। तो मैंने तीनों को रिप्रेजेंट कर दिया यहां पे, आई को रिप्रेजेंट कर दिया, इसको रिप्रेजेंट कर दिया और वी आर को भी रिप्रेजेंट कर दिया। यहां तक समझ में आया? बताइए जरा, बोलो बच्चे, रिप्लाई करो जल्दी। बोलो बोलो जल्दी। यस सर। अब वीसी पीछे चल रहा है, वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर 90 डिग्री करंट से। करंट की लाइन तो ये है, आगे होता तो ऐसे होता, ये तो पीछे चल रहा है, 90 डिग्री पीछे चल रहा है ये 90 नहीं हुआ अभी, ये 90 नहीं, ये एग्जैक्टली ये 90 है।
दिस इज 90। और इसको मैं क्या रिप्रेजेंट करूंगा, करंट आई। ये करंट चल रहा है, कितना एंगल पे चल रहा है, बाय द एंगल, ये वाला एंगल कितना लिखूं मैं इसको, π/2, π/2 पीछे चल रहा है। करंट नहीं चल रहा है भाई, ये करंट थोड़ा सा ये वोल्टेज थी, तुम लोग बोलते नहीं हो बीच में। ये VC है, व्हाट इज दिस, VC नॉट करंट। ठीक है बेटा, ओके। Yes, sir. अब VR परपेंडिकुलर हो गया VC के। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, वेक्टर P इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर Q, तो उनके बीच का एंगल 90 डिग्री, और उनका रिजल्टेंट बाय यूजिंग पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन रूट R स्क्वायर, सॉरी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर प्लस 2PQ कोसाइन 90 डिग्री, cos 90 डिग्री 0 होता है, सिर्फ क्या बचा मेरे पास, P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर, यही बचा, बोलो। या यू कैसे, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। अब ये सिंपल, अब ये बन गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम बनाते हैं इसका, और रिजल्टेंट का देखते हैं क्या रिजल्टेंट है इसका। अगर मैं पैरेललोग्राम बनाऊं, ये लाइन बोल रही है रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट है क्या, ये जो EMF दी थी मैंने, ये है ये रिजल्टेंट EMF जिसका फेज एंगल ओमेगा टी है। इसी के कारण VR डेवलप हुआ, इसी के कारण VC डेवलप हुआ इसमें। दिस इज रिजल्टेंट EMF E। और इसका जो फेज है, देखो अब मैं एंगल रिप्रेजेंट करूंगा यहां पे, इसका जो फेज है दैट इज द फेज ओमेगा टी, दैट इज द फेज ओमेगा टी। ठीक है, समझ आया बेटा क्या लिखा मैंने? बोलिए। Yes, sir. अब मान लेते हैं जो करंट है, रिजल्टेंट और रिजल्टेंट EMF, इन दोनों के बीच का जो फेज है दैट इज फाई। अगर ये वेक्टर VC है, तो ये वाला वेक्टर भी VC है, ये वाली साइड भी VC है, सब वेक्टर्स हैं बिकॉज दे हैव पर्टिकुलर डायरेक्शन, ऑल आर वेक्टर्स। नाउ अभी इस पॉइंट को मैं A मान लेता हूं, इसको B मान लेता हूं। ट्राइंगल, यहां से अगर मैं पैरेललोग्राम लॉ वेक्टर यूज करूं तो मेरे पास रिजल्टेंट था R स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर। मैं यूज करूंगा रिजल्टेंट EMF का स्क्वायर इज इक्वल टू P इज वेक्टर इज VR का स्क्वायर प्लस VC का स्क्वायर। EMF का स्क्वायर इज इक्वल टू VR इज इक्वल टू IR,
का स्क्वायर प्लस आई वीसी के अंदर है एक्सी, एक्सी का स्क्वायर, ईएमएफ का स्क्वायर इज इक्वल टू आई स्क्वायर कॉमन आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। तो यहां से आई आ गया, आई स्क्वायर आ गया मेरे पास, ईएमएफ का स्क्वायर डिवाइड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो मेरे पास करंट आ जाएगा आई इज इक्वल टू ईएमएफ रिजल्टेंट डिवाइड बाई रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। अब इसको करंट को मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द करंट बनाते हैं, तो आई की जगह आई नॉट लिख लेंगे, ईएमएफ की जगह ई नॉट डिवाइड बाय रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट, ये रेजिस्टेंस रजिस्टर का और एक कैपेसिटर का, इन दोनों को बोलेंगे जेड। ये एक नया रेजिस्टेंस आ गया कंबाइन, नया रेजिस्टेंस किसके बराबर है, जेड हो गया रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। जेड का नाम अलग है, इसको रेजिस्टेंस ना बोलते हुए इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट इंपीडेंस। जैसे सिंगल रजिस्टर हमने जब लिया था तो मेरे पास करंट आई नॉट आया था, आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई आर। जब मैंने सिंगल कैपेसिटर लिया था तो मेरे पास मैक्सिमम करंट आया था आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट बाई एक्स सी। लेकिन जब मैंने कंबाइन में लिए सीरीज में तो मेरे पास आया रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, रूट में आ गया, इसको कंबाइंडली बोला गया इंपीडेंस ऑफ सीरीज आरसी सर्किट, इंपीडेंस नाम दिया गया। इसके ऊपर बहुत से क्वेश्चन है इंपीडेंस के ऊपर। जेड इज इक्वल टू, इसको आगे एक्सटेंड करूं, इट इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स सी इज इक्वल टू 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर। जेड इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 2 पाई एफ सी का स्क्वायर। Z is equal to root R square plus 1 divided by 4 pi square F square C square। क्वेश्चन हर जगह से पूछते हैं, कोई भी फॉर्मूला बीच में से उठा लेंगे तो सब फॉर्मूले आपके दिमाग में होने चाहिए, कंपैरिजन करके फॉर्मूला याद रहेंगे। अब फेज की बात करते हैं। फेज करंट ईएमएफ दिया था मैंने स्टार्टिंग में, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये जो रिजल्टेंट है, और पूरे सर्किट में जो करंट है वो मेरे पास आया I इज इक्वल टू आई नॉट साइन। अब यहां डायग्राम देख के बताइए, ओमेगा टी से पीछे चल रहा है, ईएमएफ से पीछे करंट की आगे है, बताना जरा। ईएमएफ से पीछे चल रहा है करंट, ये आगे है, रिप्लाई करो। ओमेगा टी से इधर को पड़ रहा है, ओमेगा टी से माइनस हो रहा है करंट, या इधर को मिल रहा है आगे को?
रिप्लाई करो बेटा। क्या मैं ओमेगा टी माइनस 5 लिखूं या ओमेगा टी प्लस 5 लिखूं? बोलो, ये पूछ रहा हूं मैं। ओमेगा टी माइनस 5। ओमेगा टी माइनस 5, माइनस 5 क्यों लिखूं मैं? इधर 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 को होता है माइनस, इधर को होता है प्लस। बोलो, बोलो बेटा, रिप्लाई करो। दिख रहा है आपको? नॉन मेडिकल के स्टूडेंट हो आप। ओमेगा टी प्लस 5 हो रहा है, डायग्राम सामने पड़ी है। आरुषि, Yes, sir. क्या लिखूं? Sir, omega t plus 5. ओमेगा टी प्लस 5 हो रहा है डायग्राम से। माइनस बोल रहे हो आप? कौन था बेटा आपका? कौन बोल रहे हो माइनस? आई आई लीड्स ईएमएफ बाय एंगल। बोलो बेटा, कौन बोल रहा था पहले माइनस? क्यों होगा माइनस? ओमेगा टी से आगे को नहीं चल रहा है, इधर 5 नहीं पड़ रहा है, इधर होता तो होता माइनस। प्लस होगा। क्या बोल रहे हो? एक तो आपके पास सिग्नल नहीं है और आपकी आवाज नहीं आती क्लियर। समझ आ गया ना? ये बताओ। यस सर, अब आगे समझ। यस सर, यस सर। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो है ही सारे। अब ट्राइंगल, अब हम 5 को मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे। कौन से ट्राइंगल से? ट्राइंगल ए ओ बी। यहां से हम टेंजेंट 5 निकालेंगे। टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है यहाँ पे? व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर? VC। बेस क्या है? VR। टेंजेंट 5 इज इक्वल टू VC। VC इज इक्वल टू IXC। VR इज इक्वल टू IR। I से I कट जाएगा, इट इज इक्वल टू XC डिवाइड बाय R। XC इज इक्वल टू 1 बाय ओमेगा C डिवाइड बाय R। इट इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय ओमेगा CR। कीप इन माइंड, इसको भी दिमाग में रखें क्योंकि इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। अंडरस्टैंड बेटा? रिप्लाई कीजिए। रिप्लाई करो। अब निकालेंगे पावर फैक्टर। पावर फैक्टर कैलकुलेट बताता है हमें कोसाइन 5। कोसाइन 5 का वैल्यू निकालेंगे यहां से। बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस ट्राइंगल का बेस क्या है? बोलिए।
ट्राइंगल का बेस बताओ। वी आर नहीं है, हाइपोटेन्यूज तो बता दो, बेस नहीं बताना है अगर। श्रद्धा क्या है हाइपोटेन्यूज? अपने मर्जी से बता दो कोई भी। जितना टाइम लगाओगे उतना टाइम खराब होता है, बर्बाद होता है टाइम। आपसे बार बार इसलिए नॉक किया जाता है आपको, क्योंकि आपका ध्यान इधर रहे। मैं लिखने को लिख दूंगा डायरेक्ट, बोलो। नवनीत, यस सर। नवनीत यस क्या है हाइपोटेन्यूज? सर, ईएमएफ। ईएमएफ। इतना टाइम क्यों लगा रहे हो बेटा, बोल दिया करो। कोसाइन फाई वी आर इज इक्वल टू आई आर, ईएमएफ इज इक्वल टू आई। नवनीत माइक ऑन करो दोबारा। यहाँ क्या लिखूं? अगर यहाँ आई आर लिखा है, यहाँ क्या लिखूं मैं? आई, इसकी रेजिस्टेंस, ईएमएफ, रिजल्टेंट ईएमएफ टू द सर्किट। तो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस क्या है मेरे पास सर्किट का? सर जेड। जेड, गुड। जेड लिखूंगा मैं ध्यान से, यहां पे गलती करते हैं बच्चे। आई से आई कट गया, इट इज इक्वल टू आर वाई जेड। ये हमारा काम कंप्लीट हो जाता है इसका, आरसी सर्किट का। यहाँ पे प्रीवियस क्लास में मैंने ये करवाया हुआ है, ये इंडक्टेंस और रेजिस्टेंस। इंडक्टर का आपको रिकॉर्डेड मिलेगा, आप इसको यहां से कंप्लीट करोगे। इंडक्टर और रेजिस्टेंस ये हो गया, आर और सी ये हो गया। कल हम इसके न्यूमेरिकल करेंगे। अभी 5 मिनट हमारे पास हैं, तो हम एक न्यूमेरिकल ले लेते हैं। इजी न्यूमेरिकल से स्टार्ट करना है, मुश्किल तक जाना है। स्टार्टिंग में मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं लेना है। बोला है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ करंट, न्यूमेरिकल है। करंट निकालिए सर्किट का। सारे सर्किट का जो करंट होता है उसको बोलते हैं आई रूट मीन स्क्वायर, आई इफेक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। कैलकुलेट करना है, और आपके पास दे के रखा है ये जो रेजिस्टेंस है सर्किट की, दिस इज गिवन 10 ओम, कैपेसिटेंस इज 50 माइक्रोफैरेड, और ये जो ईएमएफ लगा रखा है यहाँ पे, सोर्स जो लगा रखा है ईएमएफ का 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सोर्स लगा रखा है। सारे सर्किट का करंट पूछा है इसने। ओम्स लॉ बोलता है V इज इक्वल टू आई आर। तो ये I इज इक्वल टू V अपॉन R, लेकिन सारे सर्किट का रेजिस्टेंस R नहीं है। ये तो है सारे सर्किट की वोल्टेज तो है E, सारे सर्किट का रेजिस्टेंस Z है, E अपॉन Z। तो आपको Z कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये तो आपके पास वैल्यू है 220। Z निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला दिया गया है यहाँ पे। Z आप निकालोगे कहां से? यहां से। इट इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस 1/4। यहां से पहले फॉर्मूला था पाई स्क्वायर एफ स्क्वायर सी स्क्वायर। जेड यहां से निकलेगा
अब टाइम लगता है इसकी कैलकुलेशन में, रूट भी निकालना होता है। 10 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई 4, पाई का वैल्यू 3.14 का स्क्वायर, फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज का स्क्वायर, कैपेसिटेंस 50 माइक्रोफैराड, 50 इंटू 10 रेज टू पावर -6 फैराड का स्क्वायर। ऐसा यूनिट में चेंज करना पड़ेगा। और जेड का आंसर मेरे पास आंसर है, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप कैलकुलेट करोगे। इट्स आंसर वुड बी अप्रोक्सीमेटली 464.4 ओम। इंपेडेंस आ गया आपके पास 64.4, यू विल पुट द वैल्यू हियर एंड फाइनली करंट विल बी 3.10 एम्पियर in the circuit. Answer ये रहेगा। इससे सिंपल न्यूमेरिकल पे चलते हैं। पहले स्टार्टिंग में आप बिल्कुल छोटे छोटे इंपिडेंस निकालना सीखें। पहले इंपिडेंस निकालना सीखें। 4 मिनट है, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। You have RC circuit, numerical है RC circuit, resistance given is 20 ohm, capacitance given 0.1 microfarad is equal to 0.1 into 10 raised to power -6 farad square। SI में चेंज कर लें। Angular frequency omega is given 100 रेडियन पर सेकंड। रेडियन पर सेकंड इसके यूनिट है। आपसे कैलकुलेट करने को पूछा, इंपिडेंस कैलकुलेट करें। इंपिडेंस का स्टार्टिंग फॉर्मूला ये याद रखें, आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर कैपेसिटर के बेस इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर, एक्सी है 1 बाई ओमेगा सी का स्क्वायर, इट इज इक्वल टू रूट आर स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा का स्क्वायर सी का स्क्वायर। ओमेगा भी दिया, सी भी दिया, आर भी दिया, इंपिडेंस निकल जाएगा। आर इज 10 का स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई ओमेगा इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर इंटू कैपेसिटेंस है 10 रेज़ टू पावर -6 का स्क्वायर। इसका आंसर आएगा 10 रेज़ टू पावर 5 ओम। आई हैव आंसर्स, आप खुद कैलकुलेट करें। थोड़ा सा टाइम है, एक और ले लेते हैं छोटा सा कोई न्यूमेरिकल। ऐसे आप कम से कम 20 न्यूमेरिकल करें छोटे छोटे। पूरा आरसी सर्किट है। आरसी सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू दिया गया है 30 ओम। 30 ओम। कैपेसिटर के लिए एक्ससी का वैल्यू दिया हुआ है 40 ओम। और आपसे पूछा है 5 फेज डिफरेंस निकालें करंट और उसके बीच में। फेज डिफरेंस का फॉर्मूला अभी मैंने आपको लिखवाया है। टेंजेंट फाई इज इक्वल टू, कितना था टेंजेंट फाई उस डायग्राम से? VC अपॉन VR। यहां से निकलेगा IXC अपॉन IR, ऐसे कट जाएगा और टेंजेंट फाई मेरे पास बनेगा XC अपॉन R। XC आपके पास दिया हुआ है 40 और 30, 40 डिवाइड बाई 30 इट इज इक्वल टू 4/3। तो फाई आपके पास निकल जाएगा टेंजेंट इनवर्स 4/3। आंसर। क्लास ऑफ होने वाला है अभी। दूसरे वाला जो सर्किट है प्रीवियस वाला, इसको डिटेल में पढ़ें, नहीं आएगा कुछ तो मेरे को पूछ लें,
कल मैं इससे आगे निकल जाऊंगा। अगर नहीं पढ़ के आओगे क्लास में इसको 2 घंटे लगाए एटलीस्ट, तो फिर नेक्स्ट टॉपिक एलसीआर नहीं आएगा समझ। इसको जरूर पढ़ें, दोनों क्लासेस में हो जाएंगे ये। दूसरी क्लास में मैंने ये नहीं करवाया, मेडिकल सेक्शन में ये वाला रिकॉर्डेड मिलेगा और नॉन मेडिकल में ये वाला रिकॉर्डेड मिलेगा। दैट्स ऑल।